Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमने लास्ट लेक्चर में 11th असाइनमेंट को सॉल्व किया था। इन तमाम असाइनमेंट्स के वर्कड सॉल्यूशंस जारी हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम इंशाअल्लाह असाइनमेंट नंबर 12 और असाइनमेंट नंबर 13 की वर्किंग देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। असाइनमेंट नंबर 12 जो थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। सवाल था कि द डायग्राम शोज अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, और कैनन बॉल राइट साइड पर मूव कर रहा है और जो कैनन है यकीनन ये रिकॉइल आएगा इसके अंदर और ये बैकवर्ड मूव करेगी। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि द मास ऑफ द कैनन इज़ 1000 किलोग्राम। अगर कैनन का मास 1000 केजी हो यानी कैपिटल एम इक्वल हो 1000 केजी, क्योंकि हमने जो राइफ़ल का मास था उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था और जो बुलेट या बुलेट का मास था गन का या राइफ़ल का मास हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, जबकि जो बुलेट का मास था उसको हमने स्मॉल एम लिटिल एम से रिप्रेजेंट किया था। तो वो भी गिवन है। द मास ऑफ द कैनन बॉल इज़ 10 kg। आप देख सकते हैं जो बुलेट या कैनन बॉल का मास है वो इंतहाई कम है एज़ कंपेयर्ड जो कैनन है उसका मास 1000 किलोग्राम है। तो कहा जा रहा है कि अगर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द कैनन 5 मीटर पर सेकंड हो हॉरिजॉन्टली, यानी अगर ये कैनन लेफ्ट साइड पर मूव करे विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल। ये जो कैनन बॉल राइट साइड पर मूव करता है ये वाली वेलोसिटी रिक्वायर है क्वेश्चन में। और ऑप्शंस भी गिवन है। अल्फा ऑप्शन है 200 मीटर पर सेकंड, बीटा ऑप्शन है 500 मीटर पर सेकंड, चार्ली ऑप्शन 2000 मीटर पर सेकंड एंड डेल्टा ऑप्शन 5000 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो रिकॉइल वेलोसिटी का था, और अगर आप याद करें तो रिकॉइल वेलोसिटी को हम वी प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया था, अगर तो आपको वो फार्मूला ज़ुबानी याद है तो वो फार्मूला था वी प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी ओवर कैपिटल एम। तो ये जो फार्मूला है इसमें जो सब्जेक्ट है वो रिकॉइल वेलोसिटी है, वी प्राइम रिकॉइल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो अननोन है वो रिकॉइल वेलोसिटी नहीं है। हालांकि रिकॉइल वेलोसिटी हमारे फार्मूले का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो अननोन है वो v है जो कि वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल या वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। तो अगर तो फार्मूला याद है तो यहाँ पर जो v है उसको सब्जेक्ट बना लें तो हम डायरेक्ट ही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आइए मैं इस फार्मूले के ज़रिए चलता हूँ। हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था कि v प्राइम इक्वल होता है माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम, और यहाँ पर जो माइनस साइन है ये शो करता है कि अगर जो कैनन बॉल यानी बुलेट की वेलोसिटी राइट साइड पर होगी तो ये वी प्राइम जो कि वेलोसिटी ऑफ कैनन है, वेलोसिटी ऑफ कैनन ये लेफ़्ट होगी। तो ये माइनस साइन शो करता है कि अगर बॉल राइट साइड बुलेट राइट साइड पर चले या कैनन बॉल राइट साइड पर चले तो जो राइफल गन या कैनन होगी वो लेफ़्ट साइड पर चलेगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पर गौर करें तो क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी ही नहीं गई। चारों ऑप्शंस के अंदर जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा गया है। लिहाजा अगर हम इस फार्मूले में वेक्टर साइंस को ख़त्म करके नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करके अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के हवाले से बात करें तो इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि v प्राइम विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल एम। तो स्टूडेंट्स दोबारा ये बात कर दूं क्योंकि पहले भी ये बात आपसे शेयर कर चुका हूँ कि फ़िज़िक्स में फार्मूला इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फार्मूले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस फार्मूले में मौजूद पैरामीटर या इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आप इस फार्मूले के पैरामीटर्स पर या इस फार्मूले के इंग्रेडिएंट्स पर गौर करें तो आपको असल में फार्मूले की समझ आती है। जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कैनन की वेलोसिटी है, जो स्मॉल एम है ये कैनन बॉल या बुलेट का मास है, और जो वी है स्मॉल वी
वो बुलेट की या कैनन बॉल की वेलोसिटी, और जो कैपिटल एम है वो कैनन का या गन या राइफल का मैस होता है। तो हमने इस फार्मूले को बड़ा प्रॉपरली और बड़ा एफिशिएंटली डिराइव किया हुआ है। अगर आप वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर बच्चों हमें v को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि जो अननोन है वो v है। तो अगर v को सब्जेक्ट बनाऊं तो कैपिटल m यहाँ डिवाइड है, उधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा v प्राइम टाइम्स कैपिटल m अपॉन ये स्मॉल m मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, तो इट वुड बी स्मॉल m इन डिनोमिनेटर। अच्छा, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है, आइए उन वैल्यूज़ को प्लग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लें, v प्राइम की वैल्यू गिवन है 5 और कैपिटल m की वैल्यू है 1000 और स्मॉल m यानी कैनन बॉल का मैस है जस्ट 10 kg। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ प्लग करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा कि v इक्वल आ जाएगा, तो v प्राइम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैं प्लग करता हूँ 5 टाइम्स, आप देख लें फार्मूले में हमारे पास जो कैपिटल M है वो कैपिटल M जो मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, वो 1000 है। तो आप देखिए जी यहाँ पर आ जाएगा 1000 अपॉन, हमें डिनोमिनेटर में स्मॉल m की वैल्यू प्लग करनी है, ये वाली स्मॉल m जो कि गिवन है क्वेश्चन में 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 0 से कैंसिल होता है, और अगर आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आंसर आ जाता है 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो बुलेट है वो 500 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, जबकि जो रिकॉइल वेलोसिटी थी क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो आप कंपेयर कर लें कि जो गन ने या राइफल ने रिकॉइल करना है वो सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड था, जबकि उसके मुकाबले में जो कैनन बॉल मूव किया है उसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है बीटा। तो स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट नंबर 12 हमने कंप्लीट की। आइए अब हम असाइनमेंट नंबर 12 के बाद असाइनमेंट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 13 में क्वेश्चन है कि आ साइकिलिस्ट पैडल्स अलोंग अ रेज्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एट द एंड ऑफ द ट्रैक ही ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली इनटू द एयर एंड ऑन टू अ ट्रैक दैट इज वर्टिकली 2.0 मीटर लोअर। तो आपको स्टूडेंट्स बताया था अगर 2.0 लिखा जा रहा है तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन बनाया गया है उसमें जो आंसर रिक्वायर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिक्वायर है। तो 2.0 तभी लिखा गया है। अगर 2.00 लिखा जाए क्वेश्चन में तो इसका मतलब होता है कि आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिक्वायर है। बहरहाल ये सामने डायग्राम है कि एक साइकिलिस्ट है, वो एक सर्टन हाइट से, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस पढ़ा था, सर्टन हाइट से वो जंप लगा रहा है और उसका वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है वो है 2 मीटर, और वो जो हॉरिजॉन्टली आगे जाके जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करता है वो गिवन है 6 मीटर या 6.0 मीटर। तो पूछा ये जा रहा है कि बताइए, the cyclist travels a horizontal distance 6.0 meter in the air resistance is negligible, what is the horizontal velocity v of the cyclist at the end of the higher track। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि डायग्राम में नज़र आ रही है ये v रिक्वायर है, जबकि स्टूडेंट्स ऑप्शन भी गिवन है, अल्फा ऑप्शन 6.3 मीटर पर सेकेंड, बीटा ऑप्शन 9.4 मीटर पर सेकेंड, चार्ली ऑप्शन 9.9 मीटर पर सेकेंड एंड डेल्टा ऑप्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो आइए इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अगर आप थ्योरी याद करें कि जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का ये स्पेशल केस पढ़ा था तो मैंने आपको इसके अंदर 4 फार्मूले बताए थे। नंबर 1, पहला फार्मूला कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है जो यहाँ पर 6.0 मीटर है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था vx इंटू टी होता है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि जो vx है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, और चौथा हमने फार्मूला इसमें पढ़ा हुआ है vy बराबर होता है gt, यानी जो थ्रू आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है स्पेशल केस में वो इक्वल होता है gt। हाँ, अगर जनरल केस हो तो फिर वो vy इक्वल होता है vi साइन थीटा माइनस gt। तो अगर ये सारी जो मैंने थ्योरी बताई है, हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में चारों फार्मूलों का काम नहीं है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 2 ही फार्मूले काफ़ी हैं।
नंबर 1 y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड नंबर 2 x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। तो हमने ये जो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर 2.0 मीटर गिवन है इसका नाम रखा था y, और यहाँ पर ये जो 6.0 मीटर डिस्टेंस गिवन है इसका नाम रखा था x। तो ये दो पैरामीटर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल हाइट। तो अब अगर हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v रिक्वायर है तो आइए मैं सबसे पहले ये वाला फार्मूला प्लग करता हूँ कि x इक्वल होता है वी एक्स इंटू टी, और क्वेश्चन के मुताबिक ये जो वी एक्स है इसका नाम v ही रखा गया है जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इंटू टी इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x तो गिवन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में x की वैल्यू है वो 6 मीटर है, x गिवन है, वेलोसिटी रिक्वायर है लेकिन टाइम का नहीं पता, x गिवन है 6, टाइम का नहीं पता, तो टाइम का पता चलेगा तो वेलोसिटी का पता चलेगा। तो अब टाइम का पता चलाने के लिए तो मैं इधर लिख लेता हूँ टू फाइंड t, टाइम का पता चलाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन दूसरी जो वर्टिकल हाइट की इक्वेशन है वो प्लग करते हैं, और उसके मुताबिक y इक्वल होता है हाफ जी टी स्क्वेयर्ड। अब यहाँ पर अगर हमें t रिक्वायर है तो अगर मैं t को सब्जेक्ट बनाऊँ तो t विल बी इक्वल टू 2y अपॉन जी का स्क्वायर रूट। तो मैंने एक स्टेप में कर दिया, ये 2 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, और वो टी स्क्वायर आ जाएगा 2y अपॉन जी। लेकिन अगर हमें t रिक्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमारे पास t बराबर आ गया 2√2y अपॉन जी। अब क्वेश्चन में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो गिवन है 2, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ प्लग करूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 अपॉन 9.8। तो अगर हम 9.8 को रफली 10 भी लिख लें तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर है। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं टाइम के लिए तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 10, और स्टूडेंट्स जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2, और जो 10 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3.1। तो इसको भी अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 ही लिख लूँ तो ये टाइम आ गया 2/3। अब हमें जो रिक्वायर था वो तो x था, तो नाउ x की वैल्यू हमने बनाई थी कि x इक्वल था v इंटू टी। तो यहाँ पर हमने जो टाइम की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर प्लग करें, लेकिन उससे पहले v को सब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि v अननोन है। तो यहाँ पर v इक्वल हो जाता है x अपॉन टी, और x क्वेश्चन में गिवन था 6। आप देख लें जो क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू गिवन थी वो 6.0 मीटर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है, जबकि टाइम की वैल्यू हमारी आई है 2/3, और मैथ में अगर इस 3 को ऊपर लिख लिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 6 टाइम्स 3/2, और अगर 2 3s आर 6 करूँ, 2 3s आर 6, तो 3 3s आर 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जवाब आता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स मैंने विदाउट कैलकुलेटर आपको इसको करके दिखाया है, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर बनेगा, दैट वुड बी 9.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर करने से भी एक स्टूडेंट्स की का जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर चेक कर लें जो ऑप्शंस हैं वो दूर हैं, तो एक 6.3 है, एक 9.9 फिर भी कदरे करीब है, लेकिन 9.0 से काफ़ी दूर, और डेल्टा ऑप्शन थी 15। लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, विच इज़ 9.4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारी असाइनमेंट नंबर 12 थी, जिसमें क्वेश्चन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से, और फिर उसके बाद हमने किया है असाइनमेंट नंबर 13 जिसमें क्वेश्चन था स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का। दोनों एमसीक्यूज़ को हमने डिटेल में सॉल्व किया है, और दोनों में जो हमारा जो ऑप्शंस आई हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन आई थी वो बीटा थी 500 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी ऑप्शन बीटा आई है 9.4 मीटर
पर सेकंड। आपको इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आती हैं एफएससी के एग्ज़ाम में तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, जबकि अगर आपको यही एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा तो वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। लिहाजा आपको विदाउट कैलकुलेटर भी अभी से कुछ कुछ सीखना चाहिए, कुछ कुछ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा दोनों जो असाइनमेंट्स थी ये कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारी 2 असाइनमेंट्स बच गई, एक असाइनमेंट नंबर 14 और 15। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 14 और असाइनमेंट नंबर 15 को भी कंप्लीट करेंगे, उनका भी वर्कड सॉल्यूशन आपकी खिदमत में रखा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।